नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे विनर्स टॉक यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली हम एक कड़ी स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, उनके लाइफ से जुड़ी इंसिडेंट्स को जानते हैं और उन्होंने क्या-क्या चीज़ों को हासिल किया, कैसे स्ट्रगल्स किया, उनके बारे में वो अपने खुद से बताते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने बुलाया है डॉक्टर आनंद सर को, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं अपने आयुर्वेदिक फील्ड में। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर कुछ बताएं। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया जी सर। और अपनी बात कहने का एक अवसर दिया, जिससे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की प्रेरणा भी मिलेगी और उससे वो लाभान्वित भी होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजाराम आनंद विगत 40 वर्षों से मैं स्वास्थ्य सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एक लंबा अरसा गुजरा है, जो उसमें तजुर्बे अनुभव हुए वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। जब मैंने नेचुरोपैथी आयुर्वेद की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया, कुछ सोचा, काम करने की सोचा, तो नेचुरोपैथी का उस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लोग समझते भी नहीं थे। आज की तारीख में तो नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद काफ़ी पॉपुलर हो गया है। सरकारें भी उसके लिए ध्यान दे रही हैं, इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, आगे बढ़ाने के तमाम सारे उपक्रम चल रहे हैं। ये एक और अच्छी बात है। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो नेचुरोपैथी, योग का उतना ज़्यादा चलन भी नहीं था। ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से कि जन जन तक योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद पहुँचे। मोदी जी की कृपा से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है जी। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। इससे भी लोगों में काफ़ी जागृति आ रही है, लोग इस विधा से परिचित हो रहे हैं। तो सर ये जो आपने बताया, ये जो विधा, ये तो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, तो क्या लोगों में जानकारी का अभाव कह सकते हैं? जरूर, आप प्रवीण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बच्चा जब स्कूली शिक्षा लेकर के बाहर निकलता है तो उसका ज्ञान उसी फील्ड में विकसित होता है जो उसे सिखाया, पढ़ाया, दिखाया जाता है। जी। तो जितना अपने समाज में अंग्रेजी चिकित्सा का प्रचलन है, चलन है, सरकारें जितना उस पर जोर दे रही हैं, इसलिए लोगों का रुझान भी उसकी तरफ ज्यादा है। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की तरफ रुझान अब थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा के जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उससे जब लोग परिचित हुए और उसको आदमी फेस करता है, उसके साइड इफेक्ट फेस करता है, एक बीमारी की एक दवा लेता है, 2 बीमारियां और पैदा हो जाती हैं, तब फिर आदमी को लगता है कि जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है या आयुर्वेद है, योग का जो चिकित्सा विज्ञान है, ये ज़्यादा यूजफुल है बशर्ते एलोपैथिक चिकित्सा की। एलोपैथिक चिकित्सा नो डाउट बहुत ही सुपर साइंस है, बड़ा खोजें की है, बड़ा अन्वेषण किया गया है, लेकिन वहाँ पर जहाँ सडन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जहाँ एक्सीडेंटल केस हैं, सर्जरी केस हैं, वहाँ तो एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, जो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके लिए आयुर्वेद और योग से नेचुरोपैथी से बेहतर कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन कर लें तो ढेर सारी चीज़ों पे हम टैकल कर सकते हैं। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं अक्सर सुनता हूँ कि जो एलोपैथी है वो ढेर सारी जगहों पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए, जो आज के यूथ की, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स की, चाहे जिसकी बात करें, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उस पे आप कैसे आप समझाएंगे? एक्चुअली अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो जितनी भी डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ये बीमारी है ही नहीं जी। ये हमारी अपनी लाइफ स्टाइल दोष के कारण या हमारी जो दिनचर्या है उसकी, हमारा आहार विहार, हमारा खान पान, हमारा सोना जागना, जब ये विकृत हो जाता है जी। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
और जब हम इसको सही कर लेते हैं तो ये ठीक भी हो जाती है। यहाँ औषधि का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है कि हम अंग्रेजी इलाज करें और दवा खाएं और ठीक हो जाएं। जब तक हम अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। जैसे कि कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो आपके हिसाब से क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जो वर्किंग पर्सन हैं, जिनके पास? ये आपने बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन किया है जी कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। जी एक्चुअली मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है। जी 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 एकदम सही। और प्रकृति के रूल जैसे हर जीव जंतु पर अप्लाई होते हैं, जी हर वनस्पति पर अप्लाई होते हैं, जी तो वैसे ही मनुष्य पे भी अप्लाई होते हैं। आप ये देखिए कि कोई भी जानवर क्या प्रकृति के नियमों के विपरीत कुछ काम करता है, चलता है? नहीं। तो आप पाएंगे कि मनुष्य के अलावा प्रकृति में कोई भी जीव जंतु 100% प्राकृतिक जीवन जीता है और प्रकृति के नियमों को पालन करता है, अनुसरण करता है जी। और वो पूरे जीवन स्वस्थ रहता है, ना उसकी किडनी खराब होती है, ना उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ना वो किसी भी तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित नहीं होता। ये समस्या मनुष्य के ही साथ क्यों है, ये एक विचार करने का मुद्दा। बात हम ये कर रहे थे कि मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं करता है, ना उसके लिए कोई हॉस्पिटल है, ना कुछ। प्रकृति ही उसके लिए हॉस्पिटल। नेचर का इतना मैकेनिकल सिस्टम है कि हमारा बॉडी सेल्फ ऑटो प्लांट है, ये खुद अपने आप को हील अप करता है और अंदर से केयर करता है। जैसे इसी में सर मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, मैंने एक साइंस में एक जगह पढ़ा था नेचुरल हीलिंग। यस, तो वो क्या होता है? करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत दमदार पॉइंट है ये। जी जी। कि हर व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य नहीं, हर जीव के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर होती है और उसका इस्तेमाल मनुष्य के अलावा नहीं, सॉरी, मनुष्य तो करता है लेकिन सारे जीव जंतु 100% करते हैं। मनुष्य भी करता है लेकिन मनुष्य ने उसमें इतनी बाधाएं उत्पन्न कर रखी हैं कि वो नेचुरल हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जी। जैसे कि अभी आपने पूछा कि जो लाइफ स्टाइल का क्या रोल है हमारी हेल्थ। जी। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है एक, कि बचपन में हमने पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी जी। 2 लाइन में पूरा मनुष्य का जीवन विज्ञान है कि अगर आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें तो मनुष्य हेल्दी रहता है। जी। वाइज मतलब होशियार, बुद्धि मन भी ठीक रहता है, और वेल्दी का मतलब समृद्धिशाली भी होता है। जी। अब ये जल्दी सोने और उठने का क्या रहस्य और क्या लॉजिक है, एक्चुअली विषय बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी का जो मैकेनिकल क्लॉक है वो नेचर के अकॉर्डिंग कुदरत ने रात सोने के लिए बनाई। हर जीव जंतु सो जाता है, मनुष्य भी सो जाता है, और दिन काम करने के लिए बना हुआ है, आदमी काम करता है। लेकिन हमारे शरीर का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो हमारा सिस्टम है, वो भी उस टाइम से डिवाइडेड है। जी। हमारे शरीर में तमाम तरह की अग्नियां, वायु होती हैं जो हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करती हैं। जी। जिसमें 4 to 6 सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो ये समय है, इस समय हमारे पेट की जो वायु है, जो आंतों को कंट्रोल करती है, चलाती है, वहां पर वो एक्टिव होती है। जी। तो जिस समय हमारी उधर की वायु एक्टिव है शरीर को शुद्ध करने के लिए, कि पेशाब को बाहर निकालता है, मल को बाहर निकालता है, उस समय आप सो रहे हैं। जी जी जी। तो वो जो बॉडी का चैनल क्लॉक है वो तो डिस्टर्ब हो गया। अब आप 9 बजे सो के उठेंगे तो 9 बजे वो जो ऊर्जा है हमारे आंतों में जो 4 से 6 में थी, वो अब आ गई स्टमक में। जी। अब वो भूख को पैदा करने का टाइम है कि भाई अब नाश्ते का टाइम है, खाना खाओ, तो वो उसको पाचन करे। उस समय आप उठ करके टॉयलेट जा रहे हैं। जी जी जी। तो वो तो पूरा क्लॉक ही उल्टा हो गया ना। तो भले ही वो आपको ब्लास्टिंग करता हुआ नहीं दिखता कि आपने एक दिन 9 बजे उठे तो आपका शरीर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो होगा ना। जी बिल्कुल। और जब आपके रूटीन में वो शामिल हो गया
कि आप 10 बजे सो रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो वो बॉडी का हमारे जो इनर एनर्जी का जो हमारे फ्लो है वो बाधित हो जाता है। जी फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम शुरू होती है, हेडेक शुरू होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, डिप्रेशन होता है। क्योंकि एक कहावत है आयुर्वेद में कि अगर पेट सफा हर रोग दफा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे मैं खुद जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सूरज डूबने के पहले खाना खा लें, तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए हमारे जो पाचन तंत्र की जठराग्नि है, जी उसका एक टाइम टेबल क्लॉक सेट होता है हमारे शरीर के अंदर कि वो किस समय क्या वर्क करता है, कहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है, ये भी है। तो 6 बजे तक भोजन करने का उद्देश्य यही होता है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की जठराग्नि जागृत होती है, उसका पाचन ज्यादा अच्छे से और बेहतर होता है। जी अगर सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो तमाम तरह के इन्फेक्शन और कीटाणुओं का संकट भी बढ़ जाता है और हमारी जठराग्नि भी थोड़ा सा धीमी पड़ जाती है, तो पाचन में उसमें बाधा आती है। तो इसलिए ये सब नियम बने हुए हैं, जो भी धर्म से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, वो सब मनुष्य के स्वास्थ्य और समृद्धि को लेकर बने हुए हैं। जी जी अब आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मनुष्य वो रूल नियम पालन नहीं कर पा रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ समाज का सिस्टम ऐसा हो गया है कि 10-10 बजे रात तक मार्केट खुला रहता है, बाजारें खुली रहती हैं, लोग वहाँ व्यस्त रहते हैं दुकानों में। 10 बजे जब वो ऑफिस दुकान से घर आते हैं तब भोजन करते हैं। अब वो 6 बजे कैसे भोजन करें? तो चैलेंज तो है। जी क्योंकि ये नियम जब बनाए गए थे तब शायद इस तरह की परिस्थितियां नहीं रही होंगी, जी 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 तो उस हिसाब से बना दिए गए। जी आज वो परिस्थितियां क्लैश कर रही हैं, नए नौजवान पीढ़ी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है जी और फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, तमाम टेंशन होते हैं, जी रात रात भर जगते हैं, पढ़ते हैं। अब वो अगर धर्म के हिसाब से वो क्लॉक वाइज अगर चलने की कोशिश भी करें तो भी नहीं चल पा रहे हैं, जी 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 है ना। ऑफिस वर्क जो है 8-8 बजे तक ऑफिस से। तो सर जैसा आपने अभी ये सब चीजें बताई, तो अच्छा मैं अगर पुरानी चीजों की बात करूं, अगर आयुर्वेदिक में बात करूं, तो ये मैं एक जगह पढ़ा था पंचकर्म, ये क्या होता है? जो भी चिकित्सा विधियां हैं उनमें शौच क्रिया, जिसको शुद्धि क्रिया कहते हैं, जी 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 उसका बड़ा महत्व होता है। तो ये शुद्धि क्रिया 2 तरह की होती है, एक होता है बाह्य शुद्धि, एक होता है आंतरिक शुद्धि। जी बाह्य शुद्धि में तो हम स्नान वगैरह जो करते हैं वो सब आता है, ठीक है जो वातावरण की शुद्धि है। जी जी और आंतरिक शुद्धि में हम शरीर की आंतरिक सफाई करते हैं, उसके लिए कुछ क्रियाएं बनी हुई हैं, जी जिनको नेति, नौली, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, ये 6 योग चिकित्सा में शुद्धि क्रियाएं होती हैं। और आयुर्वेद में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, अवगाहन, ये 6 क्रियाएं आयुर्वेद में होती हैं। और ये सारी क्रियाओं का उद्देश्य यही है कि हम शरीर को अंदर से कैसे स्वच्छ बनाएं। क्योंकि चिकित्सा का विज्ञान मानता है कि जब तक हमारे शरीर में कोई फॉरेन मैटर डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि कोई मल की विकृति नहीं होती, तब तक रोग की उत्पत्ति नहीं होती। तो हर रोग में अलग टाइप के मल की उत्पत्ति का विवरण होता है। जी अब उस मल से शरीर को शुद्ध कैसे किया जाए, उसके लिए ये पंचकर्म क्रियाएं होती हैं। उनका प्रयोग चिकित्सा में रोगानुसार अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सर जैसे आपने बताया इन 6 चीजों के बारे में, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि होता क्या है, कैसे वो चीजों को समझें। जैसे स्वेदन क्रिया है, जी जी स्वेदन स्वेदन, जी। स्वेद कहते हैं पसीने को। जी हमारे शरीर में जो शुद्धि क्रिया है वो मुख्य रूप से त्वचा और किडनी जी से होती है। किडनी के द्वारा हमारा पूरा ब्लड फिल्टर होकर के मूत्र पास होता है और शरीर की शुद्धि होती है। और त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे शरीर की शुद्धि होती है। ये साइंस में भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे क्या फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है पूरा। फिल्ट्रेशन एक जी। प्रोसेस है। तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में ये हमारे 2 अंग एक्टिव होते हैं, एक किडनी होता है, दूसरी त्वचा। जी जी किडनी में भी तमाम तरह की बाधाएं आ जाती हैं, कई बार रोग उत्पन्न हो जाते हैं,
उसकी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो दिक्कत आती है, जी तमाम तरह के रक्त दोष पैदा हो जाते हैं। उसी तरह त्वचा में भी जब इस तरह की बाधा आ जाती है तो भी तमाम तरह के रक्त दोष पैदा हो जाते हैं। तो हम स्वेदन के द्वारा त्वचा के रोम छिद्रों को क्लियर करते हैं और जिससे पसीना प्रॉपर निकलने लगे और शरीर की शुद्धि हो। तो उसके लिए स्वेदन दिलाने के लिए हमारे पास एक चैम्बर होता है जी, जिसमें मेडिकेटेड तमाम तरह की औषधि युक्त भाप जनरेट करके उसको चैम्बर में भर दी जाती है जी, और मरीज को उसके अंदर बैठाल करके 10 से 15 मिनट बैठाया जाता है, एक विधि प्रोसेस के जी, पूरे देखभाल में, उसको संरक्षण में। तो उससे तीव्र गति से पसीना निकलता है और हमारे त्वचा के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, पसीना प्रॉपर सही ढंग से निकलने लगता है। जी, जी। और उससे जितनी भी त्वचा और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, रोग हैं, उनमें बहुत लाभ मिलता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसा ये चीज़ें आपने बताई, जो आज का जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं कि मैं जिधर देखता हूँ किसी को कैंसर हो गया, तो क्या इसका नेचुरोपैथी जो आपने जो आपके पास इतना अनुभव है 40 सालों का, क्या कैंसर के लिए भी जगह है कि आप इनको अच्छे से ट्रीट कर पाएँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, कुदरत में कोई भी बीमारी, पहले तो कुदरत में ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से कुदरती जीवन जीता है तो बीमारी का कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। जी, जी, जी। फिर भी शरीर का एक सिस्टम है, अगर उसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होती है जी, तो उस बाधा को हम रोग मानते हैं जी, और उस रोग निवारण में ये जितनी भी चिकित्सा की विधियां हैं जी, उनको अप्लाई किया जाता है अलग अलग विधियों से, अलग अलग विधाओं में। जी, तो अगर ये स्वेदन क्रिया के माध्यम से जैसे देखा जाता है, वैसे ही वस्ति कर्म के माध्यम से आंतों की सफाई की जाती है, धौती क्रिया के द्वारा आमाशय की सफाई की जाती है। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं जितनी भी हैं, ये सब शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए बनाई गई हैं। जी, जी। और जब हमारा शरीर अंदर से शुद्ध होगा तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। जी, तो हमारे शरीर में, अच्छा, इसमें हमारे, क्योंकि आपने एक बहुत जटिल रोग की चर्चा की है, कैंसर, जी, 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 कि हमारे शरीर का जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है उसको सेल कहते हैं। जी, साइंस में भी उसको ही कोशिका। सेल कोशिका हाँ। कहते हैं। सेल जो होते हैं ये हमारे शरीर में असेंबल होकर के टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू जो है वो अंग का निर्माण करता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन पूरा बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनता फिर है। वो सिस्टम वर्क करता है। जी, तो जो सेल की बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया है वो कुदरती बहुत तीव्र होती है। जी, करोड़ों की संख्या में सेल नए बनते रहते हैं जी, जी, और पुराने डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और वो हमारे उत्सर्जन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर जाते रहते हैं। जी, जब हमारी दिनचर्या में तमाम तरह के व्यवधान आ जाते हैं, जी, 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 हम वही सब सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब शामिल है उस दिनचर्या जी, में, जी, तो जो हमारे सेल की प्रॉपर चैनल है वो बाधित हो जाता है। तो जो डेड सेल्स हैं जी, वो बाहर निकल नहीं पाते और जी। नए सेल बन नहीं पाते। जी, तो जी, जो जी, डेड सेल हैं वो कलेक्ट होकर के और एक सिस्ट का निर्माण कर देते हैं, जी, जिसको आधुनिक भाषा में कैंसर कहा जाता है। जी, मैंने जो अपने चिकित्सा अनुभव काल में देखा है, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर गया है, 40 वर्ष बहुत होते हैं, और सौभाग्य मेरे साथ ये रहा कि जो नेचुरोपैथी के ऑल इंडिया बड़े बड़े इंडोर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ एज ए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिला। जी, जी, तो उस तजुर्बे में मैंने जो अनुभव किया है वो देखा है कि आदमी अपने रोग का स्वयं जिम्मेदार होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं रोग का स्वयं जिम्मेदार होना? क्योंकि कुदरत ने ऐसा शरीर बनाया है जी, कि अगर हम छोटे छोटे कुदरती नियमों का पालन करें, अपनी दिनचर्या में ध्यान रखें, जी, तो ये जटिल रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। जी, जैसे चिकित्सा में 3 रोगों को एक्यूट डिजीज कहा गया, जी, तीव्र रोग, जी, ज्वर, जुखाम और दस्त। जी, इनको जब हम दवा लेकर के, अंग्रेजी समनात्मक दवाइयां लेकर के जब इनका समन करते हैं, दमन करते हैं, तो उनके दमन से
घातक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, जी क्रॉनिक रोग बन जाते हैं। ये तीन जो रोग हैं, जिनको रोग नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो प्रकृति की क्लीनिंग व्यवस्था है। जैसे आप सिंपल सा सबने इसको फेस किया होता है कि अगर किसी को जुकाम हो जाए जी तो एक सिंपल सा प्रोसेस है शरीर का कि वो थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जी ठंड से जुकाम लगता है तो जी नेचर ने टेम्परेचर बढ़ा दिया कि जिससे मैनेज हो जाए। कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग की बात हो रही है। सेल्फ हीलिंग की बात हो रही है। जी और नाक से एक सिंपल सा पानी सा गिरता है, जी और अगर आप कुछ ना करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें कि जैसे गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा अनाज और दूध की चीजें ना खाएं, सब्जियां और गर्म चीजों का सेवन कर लें, तो जुकाम 2 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। अब उसके विपरीत देखो, आप अगर आप उसके विपरीत कुछ करेंगे, खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे और तमाम सारी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जी तो जो सिंपल पानी नाक से गिर रहा था वो दवा के दुष्प्रभाव से वो कंजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। जो लिक्विड पानी नॉर्मल गिर रहा था वो कफ में कन्वर्ट हो गया, अब वो गाढ़ा गाढ़ा निकलना शुरू हो जाएगा। जी म्यूकस, फिर म्यूकस बन जाएगा, चेस्ट कंजेक्ट हो जाएगा, खांसी आने लगेगी। अब बॉडी का तो हमारे जो नेचुरल सिस्टम है कि ये किसी भी विजातीय द्रव्य को एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल। शरीर में हमारे जो त्रिदोष माने गए हैं, त्रिधातु मानी गई हैं, वात पित्त कफ, इनका सम अवस्था में रहना स्वास्थ्य देता है। जैसे ही ये विषम अवस्था में जाते हैं, चाहे वो अधिक हो जाएं तो भी रोग ही है, अगर कम हो जाएं तो भी रोग है। सर यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने कहा वात पित्त और कफ, ये मैं नहीं समझा क्या है ये हमारे शरीर की 3 धातुएं हैं जिनसे शरीर का निर्माण भी हुआ है और स्तंभन मजबूती आती है उससे। तो शरीर का निर्माण तो 5 तत्वों से हुआ है। वो नेचर का जो सिस्टम है, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश जी। जल पावक गगन समीरा, जी जी 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जी और उपचार भी उन्हीं 5 तत्वों से होना चाहिए, ये हमारा नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है। जी लेकिन जो हमारे शरीर की, जिसको हम धातु कहते हैं, धातु एक ओजस तत्व होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को बैलेंस देता है। जी और वो जो महातत्व प्रकृति के हैं, वो शरीर के जीवन निर्माण की उत्पत्ति के समय जो होता है वो अलग एक सिस्टम है। तो अगर ये विषम अवस्था में हो जाते हैं तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये विषम अवस्था क्या है? जैसे कफ की उत्पत्ति हुई तो अब बॉडी हमारा कफ को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, जी जी जो भी एक्सेज है उसे निकालने की कोशिश करेगा। जी फिर आपको खांसी आने लगेगी, अब आप खांसी का सिरप पीना शुरू कर देंगे। जी जी फिर खांसी पे दवा लेते जाएंगे। अच्छा, जो लिक्विड पानी था वो निकलना आसान था कि जो कफ में कन्वर्ट हो गया वो निकलना ज्यादा आसान है। सॉलिड आप हो गया देखेंगे तो वो कंजेशन क्रिएट कर देगा कि वो कंजेशन क्रिएट हो गया, पानी निकलना इजी था, आसानी से निकल रहा था। जी अब कफ जो है, जब वो कफ में कन्वर्ट हो गया तो वो पूरा सफाई नहीं होगी, उसमें कुछ परसेंट निकल जाएगा, कुछ अंदर चिपका रह जाएगा। जी अब वो जो चिपका रह गया वो धीरे 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 खांसी के रूप में निकलता रहेगा, कुछ निकलेगा, कुछ रह जाएगा, कुछ जो है रिब्स में अंदर फेफड़ों में चिपका हुआ रह जाएगा, कुछ ट्रैकिया जो हमारा श्वास की नली है उसमें चिपका रह जाएगा, और जहां भी वो कफ चिपका रह जाएगा वहां की रिब्स को वो डैमेज करेगा। और जब बार बार खांसी आती है तो जो झटका लगता है उससे हमारे गले की वेसल्स, कई बार लंग्स की वेसल्स डैमेज हो जाती हैं जी और उससे खून भी आ जाता है। जी जी और जैसे ही खून आता है तो हम डर जाते हैं, कोई बड़ा रोग, टीबी जैसा रोग की संभावना प्रकट हो जाती है। फिर उसका इलाज शुरू हो गया, अब तो उसकी मैं दवाइयां यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर, ये टीबी क्या है? तरीके से इन्फेक्शन है। जी हाँ, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं जी जी कि जी जब आप कफ को कंजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं दवाइयां दे करके, जी तो जब खांसी क्रिएट होती है उस झटके से अंदर की वेसल डैमेज हो जाती है। जी फिर वो कफ और ब्लड जब एक दूसरे से मिलता है तो उससे सेप्टिक हो जाता है, ओके इसको सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। फिर वो लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और अगर आगे बढ़ गया मामला तो टीबी तो हो ही जाएगी, अंदर कैंसर तक लोग पहुंच जाते हैं। अब आप इसको ये देखिए कि शुरुआत कहां से हुई थी? जुखाम से। जी 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 आपने दवा पे दवा ले लेके सप्रेस कर करके और अपने को टीबी तक, कैंसर तक लोग पहुंचा देते हैं। उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जिस समय जुखाम हुआ
उस समय उसको सप्रेस न किया जाए हाई पोटेंसी की दवा लेके, जी तो जी। नेचुरली वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे यहीं पे एक एलोपैथी की दवा होती है मॉन्टेलोगास्ट ऐसे करके, तो जो जिसको एलर्जी होती है बेसिकली वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या एलर्जी के लिए भी दवाएं हैं नेचुरोपैथी में? देखिए, एलर्जी का मतलब होता है हिंदी मीनिंग सहन न करना। जी एलर्जी का हिंदी मीनिंग होता है सहन न करना। जी जब हमारा शरीर किसी विशेष परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करता, सहन नहीं करता, उसे एलर्जी कहते हैं। ठीक है। एलर्जी का सीधा संबंध हमारे रेजिस्टेंस पावर से होता है। रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जी जी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका कम होना एलर्जी का प्रकट होना होता है। जी समझा। भाई किसी भी चीज की एलर्जी हो रही है तो हमारी उस अंग की सहन शक्ति कम हो गई है, इसलिए वो एलर्जी हो रही है। जैसे तो अभी आप जो है अभी थोड़ा प्राकृतिक नियमों में चल के, थोड़ा योगाभ्यास करके, अपना जी। खान पान सही करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए, एलर्जी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैंने एक इंसिडेंट देखा, एक छोटा सा बच्चा है करीब 10 साल का, तो सडनली उसको कुछ दिक्कतें हुई, तो एलोपैथी चली, दवाइयाँ चली, तो उसका दवाई का साइड इफेक्ट आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक नई बहुत जो क्रिटिकल जो बीमारी है उसके लक्षण तो नहीं है? निश्चित रूप से उसी का लक्षण है। जब हमारा शरीर किसी चीज को रिफ्यूज कर देता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर ने उस दवा को एक्सेप्ट नहीं किया, जी उसको रिएक्ट कर दिया। और रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है, जी दूसरे रोग हो सकते हैं, हमारा दूसरा अंग डैमेज हो सकता है, फेल्योर हो सकता है। क्योंकि हमारे तो क्लिनिक में, मेरा यहाँ पे क्लिनिक है जी 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 बुद्ध विहार कॉलोनी में, जी। आरोग्य निकेतन के नाम से, तो वहां पर बड़े क्रॉनिक मरीज आते हैं जो एलोपैथिक दवाइयों से निराश हो चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, वो फिर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योग में आते हैं। तो हमने उनमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जिनकी इम्यूनिटी, वो कहते हैं कि भैया अब तो कुछ होगा नहीं, नेचुरोपैथी आयुर्वेद में कुछ मैजिक हो जाए। तो एक्चुअली हमें जहां तक हो सके चिकित्सा का जो क्रम है वो ऐसे होना चाहिए, और हमने उसका उल्टा प्रयोग कर रखा है। जैसे कि अगर हमें कोई भी शरीर में कष्ट आता है तो सबसे पहले हमें नेचुरोपैथी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब नेचुरल हीलिंग के द्वारा अपने को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। जी उसमें अगर कहीं औषधि की जरूरत महसूस हो रही है तो आप आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। अंत में जब बहुत क्रॉनिक अवस्था हो या ज्यादा तकलीफ, कोई बहुत सडन ट्रीटमेंट उपचार की जरूरत है, प्राण रक्षक दवा की जरूरत है, जी तो आप एलोपैथिक में जाएं, वो एक मजबूरी हो गई। जी जी समझ गए, जो आपने एकदम सही कहा। लेकिन इसका उल्टा लोग करते हैं। जी सबसे पहले जैसे ही कुछ हुआ तो सबसे पहले वो अंग्रेजी इलाज करते हैं, अंग्रेजी इलाज से रोग को दबा करके बड़ा बना लेते हैं, तब फिर वो अगर उनको समझ में आई बात तो आयुर्वेद में आते हैं, जब उसमें भी नहीं समझ में आया तब नेचुरोपैथी में आते हैं अंत में। तो ये चैनल ही उल्टा है। जी जी आपने एकदम सही कहा। तो ये चीजों को ध्यान भी देना चाहिए कि हमें कैसे कैसे चीजों को बढ़ाना है एलोपैथी से। हम ये नहीं कह रहे कि एलोपैथी खराब है या कोई दूसरी जो क्या बोलते हैं उसको, थेरेपी या फिर जो भी अभिक्रिया है वो खराब है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो नेचर का जो इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन रहे। तो इसी सिलसिले में सर मैं एक क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है सर, ये ऋतुचर्या क्या है? देखिए, जो कुदरत का ऋतुएं हैं, जी जी समय का जो क्लॉक है वो बदलता रहता है। जी ये सभी हम जानते हैं। जी मेन रूप से जो मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात, ये तो हम सभी देखते हैं, मौसम बदलता है जी। तो जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर का सिस्टम भी बदलता है। तो जब जिस ऋतु में जो चीज अवेलेबल है आहार में, उन चीजों का प्रयोग आहार में करना चाहिए। जी जिस जो मौसम में जैसा हमारे शरीर के लिए सुटेबल है उस तरह की दिनचर्या बनानी चाहिए। जी जाड़े में, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से आहार विहार होना चाहिए, जी गर्मी में गर्मियों के हिसाब से आहार विहार होना चाहिए। तो ऋतुचर्या उसे ही कहते हैं कि हम ऋतुओं के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, बदलाव दें।
अब आप गर्मी के सीजन वाली चीजें खाने पीने की सर्दी में तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, या सर्दी में खाई जाने वाली चीजें, क्योंकि कुदरत ने उसी हिसाब से हर चीज को पैदा किया है जिस चीज की जिस मौसम में उपयोगिता है। जी एकदम। हाँ, तो आप देखेंगे कि अगर हम मौसमी खान पान का प्रयोग करते हैं तो वो उपयोगी भी ज्यादा होता है और सस्ता भी होता है, जी रिजनेबल भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बेमौसम की चीजें इस्तेमाल करें। जो चीज जिस मौसम में पैदा हो रही है उसी मौसम में उसको खाने में प्रयोग करें जी और उसी मौसम के अनुसार से अपनी दिनचर्या को भी बनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को समझाया भी, और मुझे यकीन ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी ऑडियंस है कम से कम इसके बारे में विचार करेगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और बाद में सर को फिर से बुलाएंगे एक बार किसी और टॉपिक पे। सर बहुत मतलब इनके पास ढेर सारा नॉलेज है, तो फिर से एक बार सर को बुलाएंगे। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।